Dear students, previous lecture we have discussed about the phylum Porifera. The phylum Porifera had a peculiar character of canal system. That is, there were openings called ostia through which the water entered. This water already will be having large amount of phytoplankton, zooplanktons, and this will be uptaken by the ostia, that is the openings through which it will enter into the poriferans, and then after it will be digested by the choanocytes, which were the cells responsible for digestion, and after digesting the waste is removed through the osculum. So most peculiar character of porifera was the canal system. Second important thing present in them was skeletal system like sponges and spicules, that is sponging fibers and spicules, which were made up of calcium or silica. So these two were considered to be the most specific features of the phylum Porifera. Today we are starting with the next phylum, that is phylum Coelenterata. The phylum Coelenterata is also known as Cnidaria. These organisms, that is the phylum, is also known as Cnidaria. So first we talk about its habitat. They are aquatic, mostly marine, rarely freshwater. So all organisms, ये सारे organisms Coelenterata में belong करते हैं. ये सारे ही organisms कैसे हैं? एक्वेटिक होते हैं. इनमें से कोई भी टेरेस्ट्रियल या लैंड पे देखने को नहीं मिलते. Coelenterata जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं? मराइन, मतलब जो ओशियन वाटर है वहीं पे होते हैं. रेयरली फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर में यहाँ पे एग्जाम्पल है हाइड्रा. ऐसे स्पीसीज, वैसे तो हाइड्रा के बहुत सारे स्पीसीज हैं, but some of them, out of them, very few hydra are there which are even found in fresh water. Otherwise, all other organisms belonging to Coelenterata are always marine. If we talk about how is their adaptation, so they are both free swimming or sessile. फ्री स्विमिंग और सेसाइल में क्या डिफरेंस है कि फ्री स्विमिंग मतलब जो पानी में फ्लोट होते हैं, मतलब Coelenterata में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं जैसे कि जेलीफिश. जेलीफिश जो होता है वो पानी में जो है कंटिन्यूअसली फ्लोट होता रहता है, तैरता रहता है, इसलिए फ्री फ्लोटिंग वर्ड यूज किया है. और सेसाइल इसलिए किया है क्योंकि इसमें ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो डीप ओशियन बेड्स पे सेटल्ड रहते हैं. दे डू नॉट मूव. फॉर एग्जाम्पल सी एनीमोन जो है, वो सी एनीमोन एक ऐसा ही ऑर्गेनिज्म है जिसे एडम्सिया कहा जाता है. वो मूव नहीं होता और उसे अगर मूव होना हो तो इट विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मूव, एंड दैट इज फाउंड एट द बेड्स ऑफ द ओशियन. ओशियन के सबसे नीचे के जो सबस्ट्रेटम होता है वहां पे अटैच हो जाते हैं. तो इनमें दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फ्लोटिंग भी आते हैं और ऐसे जो नीचे से सेसाइल बैठे हुए हो वैसे ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? टिश्यूज. अगर पोरिफेरा को याद करें तो उसमें क्या आता है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जबकि जब हम Coelenterata की बात कर रहे हैं तो Coelentrates में क्या होता है? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है. इफ यू टॉक अबाउट देयर सिमेट्री, इनकी सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री. इफ यू कट देम अलोंग एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस पे कट करो, इट शुड पास थ्रू द सेंटर, तो इट इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ. सो सिमेट्री इज रेडियल. यहीं पे हमने पोरिफेरा में क्या लिखा था? एसिमेट्री लिखा था, क्योंकि पोरिफेरन्स आर not divisible into two equal halves, whereas Coelentrates are divisible, and therefore we say it as what? Radial symmetry. Next, if we talk about their germ layers, then these organisms are डिप्लोब्लास्टिक. कितने जर्म लेयर्स हैं?
दो जर्म लेयर्स हैं, इसीलिए डिप्लोब्लास्टिक विल बी देयर कैरेक्टर, दैट इज देयर जर्म लेयर. Okay, so what are the basic points you have to include whenever we write a phylum? You have to precisely write level of organization, symmetry, germ layers, right? अगर सिलम है तो सिलम भी लिखेंगे, पर यहाँ पे तो अभी डिप्लोब्लास्टिक है, इसलिए सिलमेट तो नहीं ही होंगे, क्योंकि इनमें सिलम की कैविटी मेसोडर्म में होती है और इनके पास अभी मेसोडर्म है नहीं, इसीलिए सिलम का मेंशन करना जरूरी नहीं है. और बॉडी भी इनकी सेगमेंटेड नहीं होती, नोटोकॉर्ड तो ऑब्वियसली नहीं होता, इसलिए वो सारे कैरेक्टर्स जो है वो हम अभी नहीं ऐड करते. तो पहला लिखा है कि ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं. मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो सी वाटर होता है उसमें मिलते हैं, और कभी कभी फ्रेश वाटर में भी होते हैं. फ्री स्विमिंग होते हैं, या तो फिर सेसाइल होते हैं, या तो स्विम करते हैं, या तो सेटल डाउन हो जाते हैं. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमेट्री उनकी रेडियल है, और जर्म लेयर क्या है, डिप्लोब्लास्टिक. नाउ वी टॉक अबाउट अ स्पेशल कैरेक्टर, व्हाई दे आर नोन एज निडेरिया. ओके, दे हैव अ स्पेशल कैरेक्टर, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर स्पेशल फीचर. दे हैव presence of stinging cells, that is nidoblast or nidocytes. क्या होता है इनके पास, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं that contain nematocyst. Where is it present? On the tentacles. देखिए क्या होता है इन ऑर्गेनिजम्स के पास, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं सिलेंट्रेटा, वो सिलेंट्रेट्स में मोस्टली सारे सिलेंट्रेट्स के पास टेंटिकल्स हैं. टेंटिकल्स मतलब अगर आपने हाइड्रा को ऑब्जर्व किया होगा तो हाइड्रा के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ आपको टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे. तो ये जो टेंटिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि द टेंटिकल्स कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टिंगिंग सेल. क्या होता है, स्टिंगिंग सेल. और ये स्टिंगिंग सेल को क्या कहा जाता है, निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स. निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स. With the help, and so where are they located? They are located on the tentacles. And what do they do with this? They help in offense and defense, as well as encouragement. Encouragement मतलब attaching to the ground. देखिए क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स के पास जो टेंटिकल्स हैं वो टेंटिकल्स में स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स लोकेटेड होते हैं. ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं उन्हें कहा जाता है निडोब्लास्ट और निडोसाइट. राइट, निडोब्लास्ट और निडोसाइट. तो ये क्या करते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस. ऑफेंस मतलब टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर एज वेल एज टू कैप्चर द प्रे. प्रे को कैप्चर करने के लिए भी और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इनके पास क्या है, स्टिंगिंग सेल्स है. मतलब अगर कोई प्रे सामने है तो विद द हेल्प ऑफ द स्टिंगिंग सेल्स दे विल बी कैप्चरिंग इट. एंड इफ देयर इज सम लार्जर ऑर्गेनिज्म जो उसे प्रीडेट करने आया है, देन इट विल बी विद द हेल्प ऑफ स्टिंगिंग सेल्स इट विल प्रोटेक्ट वन सेल्फ. तो ऐसे मैकेनिज्म. और एंकरेजमेंट मतलब कभी इन्हें सॉइल या ग्राउंड या ओशियन बेड से अटैच होना हो तो भी ये स्टिंगिंग सेल्स हेल्प करते हैं. बट मेन फंक्शन इज व्हाट, ऑफेंस एंड डिफेंस इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टिंगिंग सेल्स. एंड दिस प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेटा. हर एक जो फाइलम हम स्टडी करेंगे उसमें कोई ना कोई स्पेशल फीचर है ही. पॉरीफेरा का था कैनाल सिस्टम, सिलेंट्रेटा का है स्टिंगिंग सेल्स. इसके अलावा भी सिलेंट्रेटा का एक और पेक्यूलर कैरेक्टर है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो ये हुआ एक स्टिंगिंग सेल्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे पूरी सिस्टम तो होगी नहीं क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का नहीं है. सो व्हाट डू दे हैव फॉर डाइजेशन, देयर इज प्रेजेंस of gastrovascular cavity
gastrovascular cavity with one opening, with only one opening, which is called hypostome, right? तो ये ऑर्गेनिजम्स के पास जो है ये ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें कंसीडर कीजिए कि ये जो है वो टेंटेकल्स है, राइट? ये जो है उनकी बॉडी वॉल है, एंड दिस इज दैट गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। मतलब उनका ऐसा कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो काम करता है वो है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो इसीलिए क्योंकि वो डाइजेस्टिव है, वैस्कुलर इसीलिए क्योंकि उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का भी काम यही हो जाता है, इसीलिए गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। एंड इट इज हैविंग अ सिंगल ओपनिंग, एक ही तरफ ओपनिंग है, और इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है? इस ओपनिंग को कहा जाता है हाइपोस्टोम। Okay, so they have a single opening. So digestion is both. Digestion is intracellular as well as extracellular. अब इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर मतलब क्या? देखिए, हमारी बॉडी में डाइजेशन कहाँ होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। पर आफ्टर अ सर्टेन लेवल, वंस इट इज अब्सॉर्ब बाय इंटेस्टिनल सेल, फूड इज अब्सॉर्ब बाय इंटेस्टिनल सेल, फिर डाइजेशन आगे कहाँ पे होता है? सेल के अंदर। मतलब यहाँ पे भी दो तरह के डाइजेशन होंगे। पहला पार्शियल डाइजेशन किस में हो जाएगा? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो फूड को अब्सॉर्ब कर लेंगे, और उसके बाद सेल्स के अंदर भी ब्रेकडाउन फर्दर कंटिन्यू होगा, इसीलिए तब कहेंगे इंट्रासेल्युलर। So partly the food is digested in that cavity and partly the food will be digested into the cells, and therefore digestion is said to be both intracellular as well as extracellular. यहाँ पे हम कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात नहीं कर सकते because the whole body wall is involved in respiration. कोई स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं है। तो ये ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसी कोई स्पेशल सिस्टम्स होंगी नहीं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात की। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फाइलम, एंड दैट इज these organism exhibit two life forms. These organisms exhibit two life forms. मतलब अपनी लाइफ में ये दो तरह की फॉर्म्स में एग्जिस्ट होते हैं। दैट इज द फर्स्ट वन इज नोन एज पॉलिप्स एंड द सेकेंड वन आर नोन एज मेड्यूसे। क्या होता है? दो लाइफ फॉर्म्स, मतलब दो ऐसे लाइफ फॉर्म्स हैं जिसमें ये ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है पॉलिप्स और एक होता है मेड्यूसे। पॉलिप्स मतलब द वन विच इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब कोई सरफेस पे अटैच्ड ही रहता है। ये ऐसा फॉर्म है जो कभी भी फ्री स्विमिंग मतलब फ्लोट होता नहीं है। और मेड्यूसे जो है वो अम्ब्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग, अम्ब्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग। मतलब आप समझिए जैसे कि हम, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दो डायग्राम्स हैं। अगर आप जेलीफिश को देखोगे तो जेलीफिश इज हैविंग अ अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट विल बी फ्री स्विमिंग इन द वाटर। पर उसी के बाजू में जहां पे सी एनीमोन का डायग्राम दिया है एडम्सिया, तो एडम्सिया जो है वो कोई ना कोई सबस्ट्रेटम पे अटैच्ड ही रहता है, इट नेवर फ्लोट्स। But the most important feature is that polyps and medusae are interconvertible. That is, there are some of the organisms which certain stage of life they remain polyps and then after they change into medusae. मतलब polyps और medusae जो हैं वो interchange भी हो सकते हैं। देखिए कई organisms ऐसे होंगे जैसे कि सी एनीमोन, वो लाइफ टाइम किस स्टेज में रहता है? पॉलिप्स में। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो फ्री स्विमिंग है, वो लाइफ टाइम कैसे रहेंगे? मेड्यूसे।
पर ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी लाइफ में दोनों ही स्टेजेस एग्जिबिट करते हैं। दोनों ही स्टेजेस मतलब पहले की लाइफ फॉर्म में वो अटैच रहते हैं एंड आफ्टर दैट दे आर एबल टू फ्रीली स्विम इन द वाटर। दे एग्जिबिट बोथ द स्टेजेस एंड सच अ कंडीशन इज कॉल्ड alternation of generation or metagenesis. So we will mention that they exhibit alternation of generation, which is also known as metagenesis. So in metagenesis, polyps reproduce asexually to form medusae, and medusae reproduces sexually to form पॉलिप्स। देखो जब भी पॉलिप्स जो होते हैं, पॉलिप्स मतलब द वन विच आर अटैच्ड टू द ग्राउंड, व्हेन दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जब उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो दे विल बी गिविंग राइज टू व्हाट, टू द मेड्यूसे। एंड व्हेन मेड्यूसे रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, सेक्सुअली मतलब गैमेट के फ्यूजन से, so they will be giving rise to polyp, and such an alternation of polyp to medusae, medusae to polyp is known as alternation of generation or metagenesis. The term used for it is metagenesis. तो ये और एक peculiar character हुआ of the phylum Coelenterata। एक तो उनके पास क्या है, Cnidoblast, that is stinging cells, और दूसरा उनके पास क्या है, alternation of generation। Okay, वैसे तो इनमें कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होती, बट सिर्फ जो ब्रेन कोरल्स होते हैं, कोरल्स आपने शायद टेलीविजन में देखे होंगे, कोरल्स एकदम नीचे ग्राउंड पे ओशियन बेड्स पे देखने को मिलते हैं। तो ये जो कोरल्स होते हैं वो कोरल्स में सिर्फ स्केलेटल सिस्टम होती है मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दे हैव अ स्केलेटल सिस्टम मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसकी बात करें तो मैंने पहले ही कहा पॉलिप्स जो है उसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, एडम्सिया, दैट इज सी एनिमो। अगर हम मेड्यूसे की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल आएगा ऑरेलिया, दैट इज जेलीफिश। नाउ वी टॉक अबाउट सम मोर एग्जाम्पल्स। अगर ऐसा पूछा है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो एग्जिबिट करता है वैसा सिलेंट्रेटा कौन सा है, तो द एग्जाम्पल विल बी ओबेलिया। द नेम ऑफ द एग्जाम्पल दैट इज ओबेलिया। Other than that, other examples are Physalia, Gorgonia, Pennatula, Adamsia, Aurelia, Meandrina. I know the terms are tricky for you. And if you're not able to see over here in your textbook, these examples are already given. Okay, so Physalia is known as Portuguese man of war. Physalia is an organism which is known as Portuguese man of war. Gorgonia is known as sea fan. Gorgonia is commonly known as sea fan. Pennatula is commonly known as sea pen. Sea pen, Pennatula, sea pen. Adamsia is nothing but sea anemone. It is sea anemone. Aurelia is commonly known as jellyfish. Jellyfish and Meandrina is the brain coral. तो यहाँ पे मैंने 7 ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, राइट। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस एग्जाम्पल्स वेरी प्रॉपरली। इसके पहले पॉरीफेरा में भी हमने साइकॉन, दैट इज काइफा, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया, ऐसे 3 नाम पढ़े थे, राइट। यहाँ पे इस फाइलम में आपको और एडिशनल याद रखने हैं, फाइसेलिया, गोर्गोनिया, पेनाट्यूला, एडम्सिया, ऑरेलिया एंड मियांड्रिना आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज फाइलम। वापिस एक बार देख लीजिए, दे आर मराइन, दे आर मोस्टली मराइन, सम आर फ्रेश वाटर। होते तो सब कैसे हैं, एक्वेटिक ही।
फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, सेसाइल। अब हमें पता है फ्री स्विमिंग होगा तो क्या वर्ड होगा, मेड्यूसे, और सेसाइल होंगे उनके लिए क्या वर्ड है, पॉलिप्स। ओके, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल है, सिमेट्री इनकी होती है रेडियल, जर्म लेयर्स जो है वो डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि 2 ही लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मिजोडर्म की जगह पे क्या होता है, मिजोग्लिया होता है। फिर अगर उनके स्पेशल फीचर की बात करें तो उनके पास है स्टिंगिंग सेल्स, जिन्हें कहा जाता है नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है, ऑफेंस एंड डिफेंस, फाइटिंग एज वेल एज प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ। दूसरा उनके पास है एक सिंगल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के ओपनिंग को कहा जाता है हाइपोस्टोम। सो दैट इज द साइट फॉर एंट्री ऑफ फूड, एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल एंड एवरीथिंग। ओके, डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, दोनों तरह का, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा मतलब गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, और फिर सेल्स उसे एब्जॉर्ब करेंगे, फिर इंट्रासेल्यूलर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दे शो मेटाजेनेसिस, दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 2 लाइफ फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं, पॉलिप्स और मेड्यूसे। पॉलिप्स कैसे होते हैं, अटैच्ड। मेड्यूसे कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप्स जो है जब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो मेड्यूसे बनते हैं, और मेड्यूसे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो दे गिव राइज टू पॉलिप्स। सो इन दिस वे देयर विल बी डिफरेंट एग्जांपल्स इंक्लूडेड, Physalia, Gorgonia, Pennatula, Adamsia, Aurelia and Meandrina are the examples. You will also write the common names as I said previously. So common names भी उसके याद रखने हैं, as well as you have to remember the scientific names also.